आप सब लोगों को नमस्ते। मैं इस वीडियो में मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा। इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसके 3 पार्ट बनेंगे। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 50, फिर तीसरे पार्ट में 50। क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है तो बोलने में भी बहुत तकलीफ़ होती है, वो फिर उसमें आवाज़ बहुत मरली सी हो जाती है, मतलब दुनिया भर की परेशानी, देखने में भी दिक्कत होता है। फिर इसी प्रकार पहले हम लोग इसका 50 क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, A catchment area produce runoff at 40% of rainfall. If the rainfall is 5 centimeter and the catchment area is 100 hectare, the capacity of the pond to store the entire runoff water is meter cube. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को रन ऑफ दिया हुआ है, उसका डेप्थ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। तो सिंपल वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग सब लोग मतलब जान ही रहे हैं, नॉर्मल का फार्मूला होता है रन ऑफ कोफिशिएंट इनटू रेनफॉल डेप्थ इनटू कैचमेंट एरिया। तीनों को एक में आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा इससे वॉल्यूम पता लग जाएगा कि कितना वॉल्यूम है। तो वही वॉल्यूम, जितना भाई वॉल्यूम आएगा उसी साइज का हमको पॉन्ड खोदना पड़ेगा, मतलब स्टोर करने के लिए। तो ये यहाँ से निकाल देंगे। तो जैसे रन ऑफ दिया हुआ 40%, तो 40% को कर दिए यहाँ पे, और 5 सेंटीमीटर दिया, इसको मीटर में बदल लिए, और ये हमारा 100 हेक्टेयर दिया तो इसको मीटर स्क्वायर में ले आए, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिए तो ये कितना 20,000 मीटर क्यूब आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सीपेज लॉस इन इरिगेशन नेटवर्क इज। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सीपेज लॉस हमारा क्या है के लिए, फ़ायदा होने के लिए कि नुकसान होने के लिए। सीपेज लॉस हमेशा हमारा नुकसान ही करता है, तो इसमें हमको ऐसा ऑप्शन कोई ढूंढना है जो हमारे फ़ायदेमंद हो, नुकसान वाला मतलब नहीं चाहिए हमको। तो पहला ऑप्शन लिखा है डिजरेबल एज इट कंट्रीब्यूट टू ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो सीपेज लॉस कभी भी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। फिर दूसरा लिखा है डिजरेबल एज इट टू प्रोटेक्ट द ओवर टॉपिंग ऑफ कैनाल। लो, ओवर टॉपिंग से तो सीपेज लॉस का कोई लेना देना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रीब्यूट टू द इरिगेशन बाई सब सरफेस फ्लो। सब सरफेस फ्लो में भी सीपेज लॉस होगा तो हमारा प्रॉब्लम होगा, ना कि हमारे लिए बढ़िया बात है। फिर लिखा है अनडिजरेबल एज इट कोज वाटर टेबल राइज एंड सैनिटरी प्रॉब्लम। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। सीपेज लॉस जब होने लगता है तो हमारी अनडिजरेबल मतलब बिना हमारी इच्छा के या अनचाहते हुए भी क्या होता है, वाटर टेबल बढ़ता है और सैनिटरी प्रॉब्लम बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर लिखा है तीसरा क्वेश्चन है इरिगेशन चैनल आर यूजली डिजाइन फॉर। तो इरिगेशन चैनल हमारे जितने भी बनते हैं वो हमेशा स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो मान के बनाए जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द कैचमेंट एरिया ऑफ रिजर्वायर लाई इन इट्स। कैचमेंट एरिया हमारा कोई भी रिजर्वायर, कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग कुछ भी बनाएंगे तो जो हमारा कैचमेंट एरिया होगा वो जिधर से पानी आ रहा होगा, मान लो ये पानी इधर से आ रहा है इसे, तो इस जो इधर की एरिया है ये हमारी कैचमेंट एरिया कहलाएगी। और जहाँ पानी स्टोर करके हमको जहाँ ले जाना है सिंचाई करने के लिए वो हमारी कमांड एरिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कैचमेंट एरिया कहाँ लाई करेगी। तो अगर मान लो हमारा रिजर्वायर यहाँ पे बना हुआ है, ये अगर रिजर्वायर बना हुआ है तो कैचमेंट एरिया इसके ऊपर साइड में होगी। भाई ऊपर साइड से ने जब पानी आएगा इधर नीचे को हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन में, तभी ना यहाँ पे हम स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद जहाँ सिंचाई करना होगा वहाँ लेके जाएंगे और सिंचाई करेंगे। तो जिस एरिया को सिंचाई करते हैं उसको हम कमांड एरिया बोलते हैं, और जहाँ जो पानी आ रहा है जिसको हम रोक के इकट्ठा कर रहे हैं उसको हम लोग कैचमेंट एरिया मतलब बोलते हैं, जिधर से पानी आ रहा है कितनी दूर का आ रहा है कैचमेंट एरिया को। कभी कभी ये भी निकालने के लिए मतलब जब स्ट्रक्चरल डिजाइन वगैरह कुछ करोगे या एनजीओ में काम करोगे तो वहाँ पे मिलेगा कि यहाँ एक हमको चेक डैम बनाना है, बताओ इसका कैचमेंट एरिया कितना है, या तालाब खोदना है तो उसका बताओ कैचमेंट एरिया कितना है। तो कैचमेंट एरिया हमारा हमेशा अप स्ट्रीम साइड में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी डिटरमाइन बाई। तो हम ग्राउंड वाटर में अकरेंस को किससे निकालते हैं, रेजिस्टिविटी मीटर से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और साथ में ऑप्शन और भी देख लेते हैं। वाटर मीटर क्या होता है हमारा, वाटर मीटर पाइप फ्लो को मेजर करने के लिए लगाया जाता है। करंट मीटर हमारा वेलोसिटी मेजर करने के लिए होता है, और न्यूट्रॉन मीटर हमारा सोइल मॉइस्चर को मेजर करता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैथमेटिकली क्वेश्चन यूज टू डिस्क्राइब अनसैचुरेटेड फ्लो ऑफ वाटर इन ड्रिप इरिगेशन। अनसैचुरेटेड फ्लो के लिए हमारी कौन सी क्वेश्चन है, तो हमारी रिचर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। साथ में हम लोग और भी देख लेते हैं कि लेप्लास इक्वेशन कहाँ यूज होता है, तो ये सैचुरेटेड फ्लो के लिए यूज होता है। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट क्या होता है, तो ये हमारे इक्वलिटी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करने के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप में यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन, ये हमारे ओपन चैनल में फ्लूइड फ्लो डायनेमिक के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इरिगेशन फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ। तो हमारा इरिगेशन फ्रीक्वेंसी किसका फंक्शन है, किसके आधार पे मतलब हम सिंचाई करेंगे, ये पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इरिगेशन कब करें, ये किस पर डिपेंड करेगा। इसके लिए हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, क्रॉप एंड सोइल ओनली, क्रॉप एंड सोइल क्लाइमेट, तीनों ऑप्शन दिया है यहाँ पे, क्रॉप ओनली, सोइल ओनली। तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप सोइल एंड क्लाइमेट। क्यों, क्योंकि अगर क्लाइमेट नहीं भी रहता तो क्रॉप और सोइल के आधार पे भी हम लोग सोइल मतलब जनरली जितने हम लोग हमारे तुम्हारे जैसे नॉर्मल मतलब हमारे जैसे लोग किसान हैं वो नॉर्मली क्रॉप और सोइल के आधार पर ही करते हैं, क्लाइमेट से उनका कोई लेना देना नहीं होता। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट के लिए उनके पास कहाँ वैज्ञानिक विधि रखी, तो वो पता करेंगे कब टेम्परेचर बढ़ा कब घटा क्या हुआ। लेकिन अब इसमें ऑप्शन दे दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा क्रॉप सोइल क्लाइमेट 3 ही, इसके लिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रैक्टिकली विच टाइप ऑफ फ्लो कैन नॉट अकर। देखो इस क्वेश्चन में मतलब अगर ऐसे याद करने जाओगे ना कि स्टेडी फ्लो में डेप्थ कहाँ वेरी करता है, वेलोसिटी कहाँ वेरी करता है, किसके साथ में क्या होता है, तो याद करने में बड़ा कन्फ्यूजन होगा। या फिर भाई तुम्हारा आगे बहुत तेज दिमाग है तो तुम बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हो कि कहाँ पे वेलोसिटी वेरी करता है तो कहाँ डेप्थ वेरी करता है, स्पेस के साथ में क्या होता है, लॉन्ग चैनल की लेंथ के साथ में क्या होता है। तो वो बड़ा त्रिजाम है, हमको सीधा सिंपल इसको याद करने का जुगाड़ समझ में आया कि जितने भी ये फ्लो हैं हमने सबका डिस्चार्ज देखा कि स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये 4 प्रकार के फ्लो होते हैं। इन चारों में हम देख रहे हैं कि डिस्चार्ज स्टेडी का भी कांस्टेंट, अनस्टेडी का चेंज होता है और यूनिफॉर्म का भी कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म का भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जितने कांस्टेंट हो रहे हैं इनको तो हम एक साथ मिला सकते हैं, लेकिन जो चेंज कर रहा है उसको कांस्टेंट के साथ में नहीं मिला सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन है, अनस्टेडी और यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि अनस्टेडी में क्या है हमारा जो डिस्चार्ज है वो चेंज करेगा और यूनिफॉर्म है क्या उसमें क्या है कि कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट और चेंज एक साथ तो हो नहीं सकता, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव प्रेशर हेड इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज डिफाइन एज। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेगेटिव प्रेशर हेड का लघुगणक किसे कहा जाता है। तो लघुगणक हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, पीएफ को। पीएफ क्या होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पीएफ क्या होता है, पोटेंशियल फोर्स। पोटेंशियल फोर्स इक्वल टू हम लोग लिखते हैं log 10 सेक्शन हेड इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब ये होता क्या है, तो पीएफ हमें ये बताता है कि सोइल पानी को कितनी मजबूती से पकड़ सकता है। इस चीज़ को निकालने के लिए हम पीएफ की ज़रूरत पड़ती है। अब पीएफ की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही हमारे प्लांट के लिए अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पीएफ अगर की वैल्यू अगर 0 है तो सैचुरेटेड कंडीशन है, मतलब फुलफिल वाटर है, बिल्कुल प्लांट को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पीएफ की वैल्यू अगर 2 है तो मान लो वाटर जो है वो फील्ड कैपेसिटी पे आ गया। अगर पीएफ की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो वो वेल्टिंग पॉइंट पे चला गया। अगर पीएफ की वैल्यू 4 से ज़्यादा है तो परमानेंट वेल्टिंग हो गया। तो इसलिए जितनी कम पीएफ की वैल्यू होगी उतनी प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। ये हमारा पीएफ है। और पीएफ का मतलब क्या है कि पोटेंशियल फोर्स मतलब कितना लग रहा है। पोटेंशियल फोर्स का मतलब ये है कि प्लांट को मिट्टी से पानी खींचने के लिए फोर्स कितना लग रहा है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल फोर्स। इसी प्रकार इसके अगर और भी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें पीएच दिया हुआ है। पीएच हमारा क्या है, ये हमारा बताता है कि सोइल हमारी एसिड नेचर की है या अल्कलाइन नेचर की है। ईसी तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होता है जिसको हम लोग साल्टी है या नहीं उसको जानने के लिए पता करते हैं। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये हमारा वेदर से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ड्रिप इरिगेशन इज रिकमेंडेड व्हेन द वाटर इज सैलाइन बिकॉज। तो इसके जो ऑप्शन दिया है उसको पढ़ के देखिए, समझिए भाई, हमको तो बहुत अच्छा नहीं समझ में आया। टोटल वाटर यूज इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज वेरी स्मॉल।
एट लीस्ट एरिया बिटवीन प्लांट बिल्ट अप नियर द रूट and when need fresh water can be pumped through the system fulfills out the salt. Due to continuous but low discharge, high salt concentration cannot build up the rear root zone. राइट आंसर इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज क्योंकि जब हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि हमारा लिमिटेड पानी जाता है। अब यहाँ पे इसने बताया कि सालिन वाटर है। अब मान लो सालिन वाटर है तो लेकिन जब लिमिटेड वाटर सप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मतलब बहुत कम धीरे धीरे इफेक्ट करेगा। एक तो ये बात है। और बाकी अगर इसकी जगह पे हम कोई दूसरी इरिगेशन करें, फ्लड इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, फरो इरिगेशन, तो उसमें क्या होगा कि पानी बहुत सारा जाएगा और जब बहुत सारा पानी जाएगा तो उसका मतलब उसमें बहुत सारा साल्ट भी जाएगा तो हमारी एरिया ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करेगा। ठीक, ये इसलिए हमको और कोई इरिगेशन वहाँ पे नहीं कर पानी है, सिर्फ ड्रिप ही संभव है। और अब ड्रिप के और भी फायदे हैं। जैसे मान लो ये प्लांट लगाया गया, ठीक ना, तो प्लांट जब लगाए और यहाँ से देख रहे हैं ये जैसे ड्रिप लगाया और बूंद बूंद करके जो पानी गिरता है तो जहाँ रूट जोड़, जहाँ मतलब प्लांट की जड़ होती है उसके बगल बगल का सारा एरिया ये गीला हो जाता है। जो हमारा इस बॉक्स के अंदर का देख रहे हैं ये पूरा एरिया गीला हो जाता है। और उसके बाद में बाहर में एक ऐसे गोल इसके सरफेस टाइप में बन जाता है जिसको हम लोग मॉइस्ट बल्ब बोलते हैं। और इसी में आके जितना भी साल्ट होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है ये साइड साइड में। ऐसा अगर रियल एग्जांपल आपको देखना है तो आप ऐसे देखे होंगे कि जहाँ जहाँ पानी में साल्टी वाटर रहता है या कुछ भी प्रॉब्लम रहता है पानी में तो हम लोग नॉर्मली घर का पानी भर के रख देते हैं बाल्टी में, तो देखते होंगे कि साइड साइड में सफ़ेद सफ़ेद लग जाता होगा। सेम वही वाला स्टेप यहाँ भी काम कर रहा है कि मॉइस्ट बल्ब की तरीके से ना ये साइड साइड में आके साल्ट कंसंट्रेशन हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन सर्ज इरीगेशन वाटर इज रिलेटेड टू द फील्ड। सर्ज इरीगेशन हमारा क्या है, जो हमारा रुक रुक के इरीगेशन करते हैं, कंटिन्यूअस इसको हम इरीगेशन नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द कम्युलेटिव इनफिल्ट्रेशन क्वेश्चन इज आई इजकल टू 2t की पावर 0.5 आई इन सेंटीमीटर, टी इज द मिनट। द इंस्टेंटेनियस इनफिल्ट्रेशन रेट t फॉर मिनट फॉर द स्टार्ट विल बी सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखिए एग्जाम में जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन देगा ना, इनफिल्ट्रेशन रेट दिया होगा और हमको मतलब पूछेगा कि कितना टाइम में कम्युलेटिव इनफिल्ट्रेशन वगैरह ये सब निकालने के लिए, तो हमको हम ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा और आई की वैल्यू ये वाली हमेशा ही मतलब ऐसे ही मिलेगी हम लोगों को। तो इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा अगर गुणागणित दिमाग लगाओगे तो टाइम बहुत बर्बाद होगा। सीधा सिंपल क्या करना है कि जो ये वाला टाइम दिया होगा ना 4 मिनट 8 मिनट 10 मिनट जो भी दिया हो वहाँ पे टाइम, उसका हमको सिर्फ अंडर रूट निकाल देना है। जैसे इस क्वेश्चन के लिए 4 मिनट दिया हुआ है तो हम अंडर रूट निकालेंगे तो 1/4 का अंडर रूट करेंगे तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी 0.5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार अगर मान लो टी की वैल्यू हमको 5 दी होती तो टी की वैल्यू अगर 5 देते तो हम अंडर रूट 1/5 का वैल्यू निकाल देते। अगर टी की वैल्यू 16 दी होती तो 16 का निकाल देते। मतलब कुछ भी दे टी की वैल्यू उसका बस अंडर रूट सोल्व कर देना है 1/अंडर रूट लिख के इस वाले फार्मूले से, बस लास्ट में यही आंसर आएगा। बाकी ये चीज़ हमेशा सेम ही रहेगा अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कर्व नंबर ग्राफ गिव्स द रिलेशन बिटवीन। तो हमारे कर्व नंबर जो होता है वो हमको किस चीज़ का मतलब रिलेशन देता है, तो वो हमारा रेनफॉल एंड डायरेक्ट रन ऑफ का देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्यों? अच्छा, कर्व नंबर की वैल्यू भी बता देते हैं। कर्व नंबर की वैल्यू 0 से 100 होती है और ये हमारा रन ऑफ एस्टिमेशन के लिए होता ही है, तो ये हम लोग सब जानते हैं। अब ये क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ लेता है कि 0 कब वैल्यू आएगी और 100 कब आएगी। तो देखिए अगर सरफेस कंक्रीट है, मतलब कंक्रीट टाइप में ज़्यादा सरफेस रन ऑफ होगा, जितना ज़्यादा सरफेस रन ऑफ होगा उतना 100 के वैल्यू क्लोज होगी, जितना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा CN की वैल्यू 0 के क्लोज होगी। ये फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एवरेज वैल्यू ऑफ सस्टेनेबल डिस्चार्ज फ्रॉम एन ओपन वेल इन लीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो सस्टेनेबल डिस्चार्ज होता है उसको हम लोग कितना मानते हैं वो यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे <5 दिया हुआ है, ए ऑप्शन।
और इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रिक्वेंसी कर्व के आधार से ने इसको हम लोग ये इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी दूसरा है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वेरीज। तो जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है वो कैसे वेरीज कर रही है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्सली विद ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। क्यों? जो हमारी इंटेंसिटी निकालना होता है हमको, तो उस IDF मतलब इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रिक्वेंसी कर्व, ये हमको फ्लड एस्टिमेशन और डिस्चार्ज एस्टिमेशन के लिए काम आती है। और इसका यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं कि कैसे ये इन्वर्सली काम कर रही है। इसके मतलब ये इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रिक्वेंसी कर्व बराबर होता है I=K/T+C⁴n। I हमारी इंटेंसिटी होती है, T ड्यूरेशन और KCN कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप इस फार्मूला से ने देख रहे हैं कि जो इसका रिलेशन है वो इन्वर्सली है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर इन्वर्सली विद ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्टीम गेज कैन वी जनरेट द ग्राफ ऑफ। तो स्टीम जो हमारी होती है वो किस पे डिस्चार्ज करेगा, तो वो हाइड्रोग्राफ पे डिस्चार्ज करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। हाइग्रोग्राफ काहे के लिए होता है हमारा, ह्यूमिडिटी के लिए। हाइड्रोग्राफ ये हमारा होता है इंटेंसिटी बेस्ड टाइम के लिए। फिर हिस्टोग्राम एक जर्नल ग्राफ है जो कि हम शो करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या कोई भी काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ एन एक्यूफर आर। तो स्पेसिफिक कोफिशिएंट जो शब्द है ना, स्पेसिफिक कोफिशिएंट ये रिलेटेड है स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन। तो अब जब स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन दोनों ही प्रॉपर्टी डायमेंशन लेस होती है तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं आएगा, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ए पाइप फ्लोइंग फुल फिल इज। अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फुल पाइप के लिए खाली एक ही आदमी जो मतलब पैराबोलिक के लिए दिया गया है। और ये क्वेश्चन कौन निकाला है, तो हेजन पोलिस ने डेवलप किया था। ये कहा है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और इनका मेन जो कंसेप्ट था, इन्होंने बताया था कि जो हमारी वेलोसिटी होगी वो सेंटर पे मैक्सिमम होगी और साइड में मिनिमम होगी। ये पैराबोलिक में इन्होंने डिफाइंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वाइल डिजाइनिंग एन अर्थन डैम आर शुड बी टेकन सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। तो इसमें हमारा ये हमेशा ये फार्मूला लगेगा, ई लेस देन और इक्वल टू B/6। बी यहाँ पे बेस विड्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीट द बेस विथ 2/3 डिस्टेंस ऑफ टो। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द टर्म ऑफ BES विद रेफरेंस टू जियोहाइड्रोलॉजी स्टैंड फॉर। अब BES का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा और समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो यह एक मेथड है वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंड। यह एक मेथड है जो कि एक्यूफर थिकनेस को कैलकुलेट करता है और एक्यूफर लेयर के बीच में रेजिस्टिविटी कितनी है ये हमें बताता है। तो ये आप समझ में आ गया कि वर्टिकल इलेक्ट्रिकल मेथड कहाँ यूज होती है, एक्यूफर में यूज होती है। काहे के लिए यूज होती है, तो दो लेयर के बीच में कितना रेजिस्टिविटी हो रहा है उस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल इलेक्ट्रिविटी मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एरिया ऑफ ए मैप इज नोन एज। तो देखते हैं डंपी लेवल हमारा कहाँ यूज होता है, एलिवेशन एंड लेवल, मतलब वर्टिकल हाइट डिफरेंस जो हमारा एलिवेशन होता है। डंपी लेवल हमारा एलिवेशन एंड लेवलिंग करता है, वर्टिकल हाइट डिफरेंस को बताता है, ठीक ना। और थियोडोलाइट जो हमारा होता है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर करता है। और प्लानीमीटर ये एरिया ऑफ मैप पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा सी। फिर करंट मीटर है वेलोसिटी मेजर करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द पंप इफिशिएंसी, मोटर इफिशिएंसी एंड ड्राइव इफिशिएंसी सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट आर 80%, 90%, 75% रिस्पेक्टली। द ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द पंप सेट। तो ओवरऑल इफिशिएंसी निकालने का मतलब है जितनी इफिशिएंसी दी है उन सबका मल्टीप्लाई करा दो। तो ये 80, 90, 75 दिया हुआ है, सबका मल्टीप्लाई करा दोगे तो 54% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अ सोइल हैज अवेलेबल वाटर कैपेसिटी 200 mm पर मीटर ऑफ सोइल डेप्थ फॉर ए क्रॉप रूट जोन डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर, द डेप्थ ऑफ अप्लाइड इरीगेशन वाटर शुड नॉट एक्सीड। तो हम लोगों को कितना वाटर अप्लाई करना है कि जो कि एक्सीड ना करे? 30 सेंटीमीटर। अवेलेबल वाटर कैपेसिटी दिया हुआ है 200, डेप्थ दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग 200 गुणे इसका मतलब मल्टीप्लाई करा देंगे तो 300 mm आएगा। 300 mm को सेंटीमीटर में बदल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द हाइड्रोलिक हेड इन साल्ट वाटर इज 30 मीटर अबव द रिफरेंस लेवल दैट coincide with the bottom of the piezometer. Mass density of the saline groundwater is 1025 kg per meter cube. The length of the column of fresh water is। ये हमारा जो टर्म है ना, द लेंथ ऑफ, यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन में जो लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ फ्रेश वाटर पूछा है ना, इसका मतलब है एक्सप्रेस्ड एज हाइड्रोलिक हेड। मतलब हमको हाइड्रोलिक हेड निकालना है यहाँ पे। ये सब अंग्रेजी का खेला है, जितना बढ़िया अंग्रेजी उतना बढ़िया नंबर। तो यहाँ पे हमको हाइड्रोलिक हेड निकालना है। तो हाइड्रोलिक हेड निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? मास डेंसिटी अपन वाटर डेंसिटी इनटू हेड इन साल्ट वाटर। तो हमारा दिया हुआ कितना हुआ है? पहले से नहीं हमको ये दे रखा है 1025। 1025 हमारा क्या है? मास डेंसिटी दे रखा है। और वाटर डेंसिटी कितनी होती है? 1000, ये हम लोग जानते हैं। और हेड कितना दिया हुआ है? तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे है, इसी फार्मूला में रख के ये जो फार्मूला लिखा है इसमें रख के मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 30.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 25, द रिलेशन फॉर ए क्रिटिकल फ्लो इन ओपन चैनल विद वेलोसिटी d, द हाइड्रोलिक डेप्थ d। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, b²/2g = d/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड इज मेजर्ड बाई। स्पेसिफिक ग्रेविटी करने के लिए हम लोग ह्यूमिडिटी को यूज करते हैं, नहीं सॉरी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए हम लोग पिक्नोमीटर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिक्नोमीटर। फिर वाटर मीटर का लिए होता है फ्लो रेट ऑफ वाटर इन पाइप फ्लो। पाइप फ्लो में कितना, मतलब पाइप में कितना फ्लो हो रहा है उस रेट को मेजर करने के लिए वाटर मीटर यूज करते हैं। और इंक बोतल, ये हमारा एक सिंपल कंटेनर होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एट 20 सेंटीग्रेड द डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू ऑफ वाटर इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 cp। ये हमको नहीं पता है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द गेज प्रेशर इज 6.5 किलो पास्कल फॉर गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर इन किलो पास्कल। तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 101.3 एटमॉस्फेयर होता है। तो हमारा जो गेज प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर हमको दे रखा हुआ है यहाँ पे 6.5 किलो पास्कल। तो हमसे पूछा कौन सा है? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पे हम 6.5 रख लेंगे, 6.5। और AP मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 100, ये क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको पता है कितना होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है इतना 101.3 और गेज प्रेशर दिया हुआ है तो हमको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। तो एब्सोल्यूट इधर ले आएंगे तो हमारा 6.5 प्लस 101.3 जुड़ जाएगा तो 107.8 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द पर्च्ड एक्यूफर आल्सो कॉल्ड। तो जो हमारा पर्च्ड एक्यूफर होता है वो अनकन्फाइंड एक्यूफर को बोलते हैं।
अनकन्फाइंड एक्यूफर क्यों? क्योंकि ये अनकन्फाइंड में ही पाए जाते हैं वाटर टेबल के ऊपर में, इसलिए। और बाकी और अभी जब हम लोग बीएचयू के क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तब उसमें इस टाइप के क्वेश्चन खूब आएंगे, तो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अनकन्फाइंड, ट्रू एक्यूफर, फॉल्स एक्यूफर, अनकन्फाइंड, पर्च, आर्टेसियन, स्प्रिंग, ये सब क्या होता है, उन क्वेश्चन पेपर में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। एन इमेजिनरी सरफेस रिप्रेजेंट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ वाटर इन एक्यूफर इज कॉल्ड। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब इमेजिनरी सरफेस को हम लोग क्या, कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो जो हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, वो हमारी इमेजिनरी एक सरफेस होती है एक तरीके से, ने तो वहाँ उसके बारे में है। तो देखते हैं, पहला हमारा ऑप्शन दिया है फेरेटिक है सरफेस। फेरेटिक सरफेस हमारा कहाँ होता है? वाटर टेबल भी इसको कहते हैं, और ये अनकन्फाइंड एक्यूपर में होता है। फिर है पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, ये हमारा इसी का नाम पीजोमेट्रिक सरफेस है। पीजोमेट्रिक सरफेस को ही ये दूसरे शब्दों में लिख दिया है, और ये हमारे कन्फाइंड एक्यूपर में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। फिर है वाटर टेबल, तो फिर है काइनेटिक सरफेस, ये फ्लूइड में यूज होता है, इससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल दिया गया है, द थ्योरेटिकल मैक्सिमम पोरोसिटी ऑफ क्यूबिक पैक्ड रॉक मेड ऑफ स्फेरिकल ग्रेन ऑफ यूनिफॉर्म साइज इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 47.6%। ये कैसे सोल्व होगा, ये हमको समझ में नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक रिटेंशन ऑफ सोइल इज 25%, 10%, देन द स्पेसिफिक यील्ड ऑफ सोइल इज। तो स्पेसिफिक यील्ड निकालना है। यहाँ पे हमको दिया क्या हुआ है, वॉइड रेशियो दिया हुआ है 25% और स्पेसिफिक यील्ड 10% दी हुई है। तो हम जानते हैं पोरोसिटी का रिलेशन क्या होता है, E/1 + E। तो E की वैल्यू हमको कितना दिया है 0.25, मतलब 25%, और फिर वही बात 1 + 0.2, तो हम इसको टोटल जो करेंगे तो आएगा 0.20, मतलब 20%। तो हमारा स्पेसिफिक यील्ड निकालना है, तो स्पेसिफिक यील्ड का दूसरा फार्मूला होता है N = N, मतलब पोरोसिटी हमने निकाल ही लिया 20%, यहाँ से 20% पोरोसिटी निकाल लिए, और स्पेसिफिक यील्ड बराबर होता है पोरोसिटी माइनस स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक यील्ड दे दिए 0, और उसमें से ने ये 10% स्पेसिफिक रिटेंशन। इस क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ है, SR दिया हुआ है, तभी बोलने में कन्फ्यूजन हो रहा है। गिवन है हमको वॉइड रेशियो और स्पेसिफिक रिटेंशन, और स्पेसिफिक यील्ड हमको कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिक यील्ड का फार्मूला होता है पोरोसिटी माइनस स्पेसिफिक रिटेंशन। तो पोरोसिटी हम लोग यहाँ से निकाल लिए, तो हमारी 20% निकल के आई, और स्पेसिफिक रिटेंशन 10% पहले से दिया, तो 20 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ। तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये हमको तो हमारी स्टोरेबिलिटी जो होती है हमारी कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और लेकी एक्यूफर सेमी कन्फाइंड एक्यूफर की प्रॉपर्टी होती है। सेमी कन्फाइंड, मतलब सेमी कन्फाइंड एक्यूफर, लेकी एक्यूफर, वो चल लेकी एक्यूफर को ही सेमी कन्फाइंड एक्यूफर बोलते हैं, ये चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। द मेजरमेंट ऑफ ड्रॉ डाउन बिलो द ओरिजिनल स्टैटिक वाटर लेवल पीरियड टू पंपिंग ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड इज नोन एज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जब हम लोग ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हैं पंप के थ्रू, तो जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो नीचे जाता है। तो नीचे जब चला गया उसके बाद रिकवरी करके फिर ऊपर आएगा ना, तो वो रिकवरी करके ऊपर आ रहा होता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल ड्रा डाउन।
अब ड्रा डाउन क्या हो, मतलब ये तो हो गया रेजिडुअल ड्रा डाउन। और ड्रा डाउन खाली क्या होगा कि मान लो हमारा ओरिजिनल वाटर टेबल यहाँ है, जैसे कुआं में अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे हम लोग पंपिंग स्टार्ट करेंगे तो ये धीरे धीरे खिसक के नीचे जाने लगेगा, तो जहाँ पे आके रुक रहा है तो ये जो हमारा पोर्शन होगा, ये मतलब जो लेंथ एक्चुअल वाटर से ने कहाँ तक खिसक के गया, ये हमारा हो जाएगा ड्रा डाउन। अब फिर यही चीज़ जब ड्रा डाउन हो गया उसके बाद अगर पंप बंद कर दिए हो या कोई भी कुछ भी हुआ तो ये फिर से एक पानी का वाटर लेवल बढ़ेगा और फिर ये धीरे धीरे ऊपर को आएगा। फिर जब ये नीचे से ऊपर को जा रहा है एक स्टेबल कंडीशन में तो उस टाइम रिकवरी के टाइम तो उसको रेजिडुअल ड्रा डाउन बोलेंगे। और जब ये नीचे को आ रहा होता है पंपिंग के दौरान तो उसको ड्रा डाउन बोलेंगे। फिर उसके बाद ड्रा डाउन कर्व ये हम लोग टाइम और डिस्टेंस के बीच में ड्रॉ करते हैं। फिर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ये एरिया ऑफ पंपिंग इफेक्ट होता है कि कितने जब हम पंपिंग करेंगे तो इसके अगल बगल का कितनी एरिया का पानी खींच के ऊपर जा रहा है, कितने पे प्रभाव पड़ रहा है, उस चीज़ को लिए रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द फॉलोइंग आर टू एजम्पशन आर रिलेटेड टू। एजम्पशन दिया हुआ है, उनको हमको पहचानना है कि कौन किससे रिलेटेड है। यहाँ पे हमको दो एजम्पशन दिया गया है। द कर्वेचर ऑफ द फ्री सरफेस वाटर टेबल इज वेरी स्मॉल सो दैट द स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन कैन बी एज्यूम टू बी हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज इक्वल टू फ्री सरफेस स्लोप वाटर टेबल एंड डज नॉट वेरी विद डेप्थ। तो ये जो हमारे दोनों एजम्पशन है ना, ये हमारे किसके हैं, डुपिट फॉर्मेशन के। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुपिट फॉर्मेशन। फिर उसके बाद अगर हम और जो दिया हुआ है डार्सी जंक्शन, डार्सी जंक्शन अगर हम देखेंगे तो ये कहता है कि लेमिनार एंड सॉइल होमोजेनियस आइसेंट्रोपिक होना चाहिए और ये दोनों एक्यूफर के लिए काम करता है, चाहे एक्यूफर अनकन्फाइंड हो चाहे कन्फाइंड हो। फिर थीज क्वेश्चन जो है, थीज जंक्शन के क्वेश्चन उसके जंक्शन जो होते हैं वो भी सेम डार्सी के लिए ही, मतलब जो डार्सी के जंक्शन है वही इसको ये भी फॉलो करता है, लेकिन वो दोनों के लिए था, ये सिर्फ कन्फाइंड एक्यूफर के लिए होता है। और हमारा फिर लास्ट है हुगाउट के क्वेश्चन। तो हुगाउट के क्वेश्चन में मतलब हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं और ह्यूमिड इरिगेटेड एरिया में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इट इज डिस्चार्ज पर ड्रा डाउन ऑफ वेल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये बताना। इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है डिस्चार्ज पर ड्रा डाउन ऑफ द वेल, ये हमारा स्पेसिफिक कैपेसिटी का साफ साफ डिफिनेशन लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेसिफिक कैपेसिटी। उसके बाद जो और ऑप्शन दिया हुआ है स्पेसिफिक डिस्चार्ज, ये स्पेसिफिक डिस्चार्ज हमारा डार्सी वेलोसिटी से रिलेटेड है। डार्सी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पोरस मीडिया, ठीक ना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी हम लोग कहाँ ओपन चैनल में निकालते हैं। ओपन चैनल में टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। कई उसका फार्मूला ये है E=Z प्लस रो लेमडा प्लस बी स्क्वायर 2G। अब ये होती क्या है, E हमारी वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड, तीनों को मिला के जो हम लोग निकालते हैं वो स्पेसिफिक एनर्जी निकल के आती है। और स्पेसिफिक कोफिशिएंट हमारा कोई शब्द नहीं है, ये फालतू लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इन confined aquifer the dimension of well is double, the yield is increased while the other parameter kept is constant। क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमारे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हमारा कन्फाइंड एक्यूफर है और उसका हम डाया डबल कर दें, मतलब कन्फाइंड एक्यूफर में अगर कोई कुआं बनाया गया है और उसका अगर हम डायामीटर डबल कर दें तो हमारा जो मतलब यील्ड है उसकी वो कितने गुना बढ़ेगी। तो अगर कन्फाइंड है तो उसमें बढ़ेगी 11.9 लिखा हुआ है, कहीं 11 देता है कहीं 10 देता है, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा मारना है। फिर उसके बाद अगर यही अनकन्फाइंड के लिए पूछता है तो अनकन्फाइंड में मार्जिनल इंक्रीज होता है 2 से 2.5% तक, ठीक ना। तो ये यहाँ पे दोनों चीज़ें याद रखना है। कन्फाइंड के लिए 10% जैसा ऑप्शन हो अगल बगल 10 से 11% तक, और अनकन्फाइंड के लिए मार्जिनल 2-2.5% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
थीज इक्वेशन फॉर अनस्टेडी स्टेट फ्लो इन कन्फाइंड एक्यूफर आल्सो नोन एज एंड यूज द फंक्शन इज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है थीज इक्वेशन के बारे में। थीज इक्वेशन में मतलब उसको हम क्या कहते हैं और कहाँ यूज होता है। तो हमारी जो थीज इक्वेशन होती है वो हमारी नॉन इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड बल्क फंक्शन के लिए यूज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है स्टेडी स्टेट और नॉन इक्विलिब्रियम मतलब होता है अनसैचुरेटेड स्टेट। तो नॉन इक्विलिब्रियम हमने इसीलिए टिक किया है क्योंकि नॉन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अनस्टेडी स्टेट। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है अनस्टेडी स्टेट, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नॉन इक्विलिब्रियम एंड बल्क फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ द डाउनवर्ड वर्टिकल फ्लो थ्रू द सेमी कन्फाइंग लेयर इन लेकी एक्यूफर इज। फिर यहाँ पे भरना है टू द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड वाटर टेबल एंड द पिजोमेटिक हेड इन द कन्फाइंड एक्यूफर। इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो हमारी वेलोसिटी डाउनवर्ड फ्लो कर रही है उसमें हेड के साथ में क्या रिलेशन है। तो हमारा जो वेलोसिटी का हेड के साथ में रिलेशन होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा याद कर लीजिएगा, हेड डिफरेंस मतलब हेड के साथ में जब भी पूछेगा वेलोसिटी को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यही अगर फ्लो लेंथ के साथ में पूछा होता तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 द वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड एंड ऑर्डर 0 इज। मतलब इस पूरे फंक्शन को हम लोग जो लिखा है ना मॉडिफाइड बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड एंड ऑर्डर 0, इसको हम k नॉट x से डिनोट करते हैं। और ये इस पूरे फंक्शन को हंटुस ने लेकी एक्यूफर के लिए यूज किया था। इसकी वैल्यू 0.2 से 0.5 होती है, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल या कोई काम करते हैं तब हम इसकी वैल्यू 1 मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 द डायमेंशन ऑफ बेल लॉस कोफिशिएंट इन एक्यूफर इज। इस क्वेश्चन में हमको डायमेंशन बतानी है। तो डायमेंशन यहाँ पे बेल लॉस के लिए पूछा है और एक हमसे पूछ सकता है एक्यूफर लॉस के लिए। तो हमने यहाँ पे दोनों डिस्क्राइब किया हुआ है, बेल लॉस के लिए भी और एक्यूफर लॉस के लिए। तो एक्यूफर लॉस के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो आ जाएगी S/मीटर², और यही अगर बेल लॉस कोफिशिएंट के लिए देखेंगे तो मीटर/मीटर³ होता है। ये इसको सब काट पीट के करेंगे तो मीटर²/मीटर⁵ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये यहाँ पे दोनों याद कर लेना है। बेल लॉस कोफिशिएंट अगर पूछेगा तो स्क्वायर मतलब S⁵2/m⁵ हो जाएगा, और ये यही अगर एक्यूफर के लिए पूछता है तो S/m² हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 द एफिशिएंसी ऑफ बेल ऑफ हैविंग ऑब्जर्व ड्रा डाउन एंड थ्योरेटिकल ड्रा डाउन एट द बेल इज 1500 m³/हेक्टेयर और 2000 m³/हेक्टेयर। इस क्वेश्चन में हम लोगों से एफिशिएंसी पूछी गई है। हमको साथ में ये ऑब्जर्वेशन की ड्रा डाउन एफिशिएंसी दे रखा है और थ्योरेटिकल ड्रा डाउन एफिशिएंसी दे रखा है, तब हमको एफिशिएंसी निकालना है। तो बेल एफिशिएंसी हम लोग मतलब दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अगर खाली वैल्यू हमको दिया होता m³/आवर में, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, और या फिर खाली हमको ड्रा डाउन दे देता मीटर में, तब हमसे पूछ लेता है कि बेल एफिशिएंसी कैसे निकलेगी। तो अभी हमको क्या दिया हुआ है, ड्रा डाउन दिया है लेकिन m³/आवर में दिया हुआ है। तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एफिशिएंसी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100। तो ऑब्जर्व हमारे कितनी है 1500 है, और थ्योरेटिकल हमारी कितनी है 2000, और इंटू 100 कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही अगर हमको m³/आवर में ना देके सिर्फ ड्रा डाउन दे देता मीटर में की, तब हमारा बोल देता कि ऑब्जर्व ड्रा डाउन इतना और थ्योरेटिकल इतना। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा थ्योरेटिकल ऊपर हो जाएगा और ऑब्जर्व नीचे हो जाएगा, तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसीलिए हमने दोनों यहाँ पे लिख दिया है कि कन्फ्यूजन ना हो कि कब ड्रा डाउन हमको m³/आवर में दिया है तब हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है, और जब ड्रा डाउन हमको मीटर में खाली लिख देगा तो हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43
Ideally, observation wells should be placed in four quarters surrounding the well at the radial distance ranging from। इस क्वेश्चन में हम लोगों से ऑब्जर्वेशन बेल कितने कितने दूरी पे लगाने चाहिए उस चीज़ के बारे में पूछा गया है। तो लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा, जो हम किताब में पढ़े हैं उसमें हमको मिला कि जो हम जब ड्रा डाउन का बिहेवियर पता करने के लिए जब हम ऑब्जर्वेशन बेल प्लेस करते हैं तो उनकी जो एक बेल से दूसरे बेल की दूरी रखते हैं वो 3 से 10 मीटर रखते हैं। और जब हम एक्यूफर का रिस्पॉन्स पता करने के लिए अगर बेल ऑब्जर्वेशन लगाते हैं तो उसका दूरी हम 100 से 300 मीटर के बीच में रखते हैं। लेकिन इसमें कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का लगा रहा है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन बेल हमको लगाना है और रेडियल डिस्टेंस, तो रेडियल डिस्टेंस तो हमारे हिसाब से एक्यूफर में आनी चाहिए। तो एक्यूफर में जब आ रही है तो 100 से 300 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने 3 से 3 मीटर लिखा है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इन ग्रेवल पैकिंग फॉर आइडेंटिकली प्रैक्टिकल फॉर हैविंग कंप्लीट असॉर्टमेंट ऑफ ग्रेवल इज। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी रखें तो मतलब प्रैक्टिकली अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि जैसे हमने लिखा है लेस देन 1, इसको डायमंड लिखा है, और इक्वल टू 1 गोल्ड, 2 से 3 के बीच में आएगी तो सिल्वर, और इसके ऊपर आयरन। इसका मतलब ये हुआ है कि लेस देन 1 मतलब डायमंड, इसलिए क्योंकि डायमंड मिलना बहुत मुश्किल होता है तो प्रैक्टिकली ये संभव ही नहीं है, इसलिए हमने इसको डायमंड लिख दिया। फिर उसके बाद है गोल्ड, तो गोल्ड हमारी आ जाती है, इसलिए मतलब थोड़ा नॉर्मल रहता है डायमंड के कंपैरिजन में, इसलिए 1 हमारी आ सकती है वैल्यू, तो प्रैक्टिकली हमारी 1 हो सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसलिए हमने इसको गोल्ड लिखा। फिर 2 से 3 के बीच में सिल्वर, मतलब बहुत बढ़िया नहीं है सोने के मुकाबले में। फिर उससे भी अगर नीचे बात करेंगे तो हमारा अगर जब यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 4 से भी ज़्यादा होगी तो उसको हम आयरन मान रहे। इस टाइप से हमने इसका बताने की कोशिश किया है कि इस वैल्यू का कितना किससे महत्व है, कि कितनी वैल्यू आएगी तो उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी होगी, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं इसलिए। और इसको अगर पूरा विस्तार से बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है उसमें हमने इसको खूब अच्छे से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। The desirable velocity of water inside the drill pipe for lifting fine cutting should be। तो हम जो लोग कटिंग के लिए जो हमारी वेलोसिटी होती है तो वो हमारी 1 मीटर पर सेकेंड होती है, और इसी 1 मीटर को मिनट में लिख दिया गया है तो 60 मीटर पर मिनट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। It is defined as the chemical action, a chemical attack on the well casing or screen extracted by outside factors and resulting in the erosion of material। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि वो कौन से केमिकल एक्शन है जिसकी वजह से हमारा बेल केसिंग ख़राब होने लगता है। तो देखते हैं, हमारा पहला लिखा है इंट्रूजन। इंट्रूजन क्या होता है, ये इंट्रूजन कब होता है तो ये सी वाटर जब हमारा एक्यूफर में इंटर करने लगता है तब हमारा इंट्रूजन होता है। फिर लिखा है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ड्यू टू सैलिनिटी, एसिडिटी, डिजोल्व गैसेस, CO2, H2OS प्लस O2, इन सब की वजह से हमारा कोरोजन होता है। तो कोरोजन की ही वजह से हमारा पाइप क्या होता है, ख़राब होने लगता है बेल केसिंग। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है इनक्रूस्टेशन, ये क्या होता है, क्लोज, इसका मतलब होता है क्लोजिंग, इस शब्द का मतलब होता है क्लोजिंग। तो ये क्यों होता है, ये जब हमारा हैवी मेटल एक्यूमुलेट हो जाते हैं जैसे Fe, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, तब ये हमारा क्लोज कर जाता है पाइप। फिर हमारा क्या है बेल लॉगिंग। तो बेल लॉगिंग तो हमारा बेल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इससे तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। द रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल ऑफ सरफेस मटेरियल ऑब्टेन्ड थ्रू द ड्रिलिंग विथ फॉर्मेशन एक्यूरेटली नोटेड एज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू द ग्राउंड इज कॉल्ड।
इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जब हम कोई मतलब कुआं खोदते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो जहाँ से हमने कुआं खोदना स्टार्ट किया मतलब सरफेस से और जितना अंदर तक कुआं जाएगा उसका जैसे जैसे हम लोग अंदर गहराई खोदते जाएंगे, सोइल में सब लोग जानते हो लेयर होती हैं, तो लेयर बाय लेयर सोइल की अलग अलग प्रॉपर्टी आएंगी। उन प्रॉपर्टी को, उन करेक्टर्स को, गुण को, उनके सबको हमको एक फाइल में रिकॉर्ड करके रखना होता है कि भाई किस लेयर में किस प्रकार के करेक्टर आए सोइल के। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बेल लॉगिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। लेयर बाय लेयर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोइल सैंपल। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेल लॉगिंग। उसके बाद दिया हुआ है बेल डेवलपमेंट। तो बेल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फाइन मटेरियल को हटाते हैं सर्जिंग या पंपिंग के द्वारा ड्रिल होने के बाद। मतलब कुआं जब खुद जाएगा उसके बाद उसमें जो फाइन मटेरियल रह जाएगा उसको रिमूव करने के लिए हम लोग सर्जिंग या पंपिंग मेथड का यूज करके इसको साफ करेंगे। उसी प्रोसेस को बोलते हैं बेल डेवलपमेंट। फिर है बेल क्लीनिंग। बेल क्लीनिंग में क्या होता है कि ड्रिल के बाद डेब्रीज मलबा को हटाना, मतलब जैसे इसमें फाइन मटेरियल को हटाते हैं और इसमें थोड़ा उससे बड़ा होता होगा कचरा जो भी बचता होगा तो उसको भी साफ़ करना है, ये मतलब होता है बेल क्लीनिंग। और फिर बेल ड्रिलिंग। बेल ड्रिलिंग मतलब है कुआं खोदना, ड्रिल करना मतलब कुआं खोदना, बेल मतलब कुआं, ड्रिल मतलब खोदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ सेफ फील्ड फॉर ग्राउंड वाटर इज। सेफ फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे जैकोब एंड थीज मेथड का यूज किया गया था, जिन्होंने बताया कि सेफ फील्ड ग्राउंड वाटर में है या नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हिल्स एंड हर्डिंग मेथड। ये हमारे काहे के लिए होती है, तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है रेनफॉल ड्यूरिंग रेनफॉल, मतलब रेनफॉल के समय या रेनफॉल के दौरान ग्राउंड वाटर में कितना रिचार्ज हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारी कौन सी मेथड है, तो हिल्स एंड हार्डिंग मेथड को यूज करते हैं कि बारिश के दौरान कितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। जैकोब और थीस को आप जानेंगे कि सेफ फील्ड के लिए होता है। फिर डार्सी एंड रिचार्ड मेथड, ये हमारी अनसैचुरेटेड कंडीशन में ग्राउंड वाटर की एक्टिविटीज़ को एनालिसिस करने के लिए यूज की जाती हैं। फिर हमारे है माइनिंग एंड चेजी मेथड, ये तो वेलोसिटी फाइंड आउट फॉर द ओपन चैनल, ओपन चैनल में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजप्टिव यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स, द इंटीग्रेशन कैन बी ब्रॉट अबाउट इन वन और मोर फॉलोइंग वे। तो हमारा कंजक्टिव यूज में क्या होता है कि हम ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों को कंसीडर करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और कंजप्टिव के मतलब कंजक्टिव की जगह पे कंजप्टिव शब्द भी आता है जो कि हमारा इवोपोट्रांसपिरेशन से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, मतलब याद रहना चाहिए। कंजक्टिव मतलब वाटर से रिलेटेड है कि ग्राउंड मतलब सरफेस पे और ग्राउंड वाटर में जो पानी है उसका एनालिसिस करने के लिए होता है, और कंजप्टिव ये इवोपोट्रांसपिरेशन से रिलेटेड है। फिर इसी प्रकार है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, द परसेंटेज ऑफ स्लिप इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ। इस फार्मूला में हम लोगों के ने स्लिप के बारे में पूछा गया है कि पॉजिटिव स्लिप कितना आएगा। देखिए पॉजिटिव स्लिप निकालने के दो तरीका है। एक तो हमको अगर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज दिया होता या एक्चुअल डिस्चार्ज दिया होता तब हमसे पूछता तो हम ऐसे निकाल देते, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इनटू 100, तब हम ये फार्मूला यूज करते। अब अगर ये फार्मूला नहीं दिया है, हमको क्या दे दिया, सीधे कोफिशिएंट दे दिया, तो उसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस सी डी इंटू 100। तो यहाँ पे सी डी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो अगर हम इसको देखेंगे स्लिप निकालेंगे तो 1 माइनस सी डी की वैल्यू हमको 0.5 दिया हुआ है इंटू 100, तो ये हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 50%। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी 50%। और एक चीज़ और, पॉजिटिव और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता कब है, तो ये समझ लीजिए, जब एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा लेस देन होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से तब होता है पॉजिटिव, और जब हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज बड़ा होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से तब होता है निगेटिव प्लेसमेंट। ये है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो
इस वीडियो में हम लोग 85 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, बोलने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो अब दूसरे पार्ट में इसके आगे के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगता है बनाने में।